हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का टॉपिक नंबर 1 जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, उसका सब टॉपिक 2 डिस्कस हम आज की क्लास में करने वाले हैं। सब टॉपिक, सो व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार, हमने अभी तक जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज थी वो समझी। एट द सेम टाइम हमने इंडियन नेशनलिज्म के बारे में, इसका मीनिंग क्या है, ये समझा। एंड एट द सेम टाइम जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं इंडियन नेशनलिज्म पे वो समझे। तो आज के सेशन में हम जो मूवमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, अब वो मूवमेंट्स पे फोकस करेंगे। तो नोट्स आपको जो है आपके मिल जाएंगे। एज यू कैन सी, इंडियन नेशनलिज्म का जो आपका टॉपिक है, इसमें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल हो गया है। वी हैव कवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मास सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस ऑल्सो। अब मूवमेंट्स कवर होंगी जहां पर मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, पेजेंट मूवमेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट, ये सबसे पहले हम कवर करेंगे। एंड इसके बाद आपकी कुछ ऐसे और पर्सपेक्टिव्स या मूवमेंट्स हैं, जैसे कि रैडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, ये सब भी, दलित पर्सपेक्टिव, ये भी आपका आने वाली क्लासेस में कवर किया जाएगा। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आप देख सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया है? 2020 में अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे आइडिया था वो पूछा गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। स्ट्रैटेजी की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आए। आप ये देख सकते हैं कि एक तरीके से फाउंडेशन की तरह एक्ट किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पिछले साल के कुछ पेपर्स में पूछी गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रिवोल्ट ऑफ 1857 से भी क्वेश्चन आया है कि क्या जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, वॉज इट अ सिपॉय म्यूटिनी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। एंड इसके अलावा सत्याग्रह के ऊपर, मास बेसिकली सत्याग्रह है, एट द सेम टाइम जो मास मूवमेंट्स गांधी जी के समय पे की गई उन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से भी क्वेश्चन यहाँ पर आया है। बाकी गांधी जी और गांधीज्म की जो आइडियोलॉजी है वो भी हमने कवर की हुई है। तो इस टॉपिक के साथ में आप थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे पेपर 1 सेक्शन ए में इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो हमने पढ़ा है। तो यानी कि आईजीपी का सेक्शन आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ेंगे। आईजीपी का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप पहले पेपर 1 सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे, इसके अलावा पेपर 2 सेक्शन ए भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने वहाँ पर भी पढ़ी हैं जो थियोरेटिकली हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। एंड उसके बाद आप पेपर 1 सेक्शन बी पे जाएंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आगे बढ़ते हैं। लेट अस फोकस ऑन ये पर्सपेक्टिव। देखिए, हमने यहाँ पर कल कवर किए थे क्लास में कि वेस्टर्न स्कॉलर्स के क्या व्यूज़ हैं, जिसमें जॉन स्टाची, जॉन सीली, ये सारे थिंकर्स हमने कवर किए। इसके अलावा बेनेडिक्ट एंडरसन, वैलेंटाइन एंड क्रिस्टोफर बेल, ये क्या कहते हैं इंडियन नेशनलिज्म को लेकर के, हमने ये भी समझा। फिर इंडियन स्कॉलर्स के यहाँ पर बहुत सारे व्यूज़ हैं। मैंने आपको केपी जायसवाल, लाला लाजपत राय, औरबिंदो घोष, इन सब के आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पर पढ़ाए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बिपिन चंद्रा, आरसी मजूमदार का क्या कहना था, नेशनलिज्म पे जो डिबेट चलती है उसमें अनिल सील आते हैं। एंड इसके अलावा वी हैव अदर थिंकर्स जैसे कि आरसी मजूमदार, ताराचंद क्या कहते हैं, ये सभी हमने नेक्स्ट अपना कवर किया था। इसके अलावा हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा। एंड यहाँ से आप रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो वीडी सावरकर का व्यू है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ पर समझा। फिर उसके बाद हमने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी स्टार्ट की जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मास सत्याग्रह, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर किए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे आपको बेसिक जो फैक्ट्स हैं थोड़ा उससे रिलेटेड भी डेटा है, लेकिन ज़्यादातर एनालिटिकल डेटा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सेक्शन को पढ़ने के बाद
बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपका जो पेपर 1 आता है जनरल स्टडीज़ का, जो हिस्ट्री सेक्शन है, स्पेसिफिकली जो मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो सेक्शन है, वहाँ पर अगर कभी आपको इन मूवमेंट्स पे कोई एनालिसिस या कोई क्वेश्चन आता है, तो आई थिंक अब आप पहले से बेहतर यहाँ पर आंसर्स लिख पाएंगे, क्योंकि अब आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि फैक्चुअली आपको पता है कि क्या इवेंट्स हुए थे, बट उन इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट हुआ, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है हमने वो भी यहाँ पर समझी है। और इसके अलावा सत्याग्रह एज अ स्ट्रैटेजी तो हमने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ा ही हुआ था। तो 2015 में जब ये क्वेश्चन आया था, डिस्कस सत्याग्रह एज अ स्ट्रैटेजी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो अगेन इसको क्या करना है, पेपर 1 सेक्शन ए का जो गांधीज्म की आइडियोलॉजी वाला टॉपिक है, उसको पेपर 1 सेक्शन बी के साथ में मर्ज करना है बेसिकली। दैट्स हाउ यू डील विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब शुरू करते हैं हम मूवमेंट्स के साथ में। ठीक है, जब भी मूवमेंट्स की बात आती है, वैसे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, लेकिन ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं ये गांधी जी के अंडर में हुई हैं, और इसीलिए इसको हम मास स्ट्रगल में या मास मूवमेंट्स के अंडर में डाल देते हैं। लेकिन मास मूवमेंट्स के अलावा भी और मूवमेंट्स थी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय पे हो रही थी, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, या कभी कभी इनको जो ब्रिटिश थिंकर्स हैं मिलिटेंट मूवमेंट्स भी कोट करते हैं, कहते हैं कि ये कोई रेवोल्यूशनरी नहीं, ये तो मिलिटेंट मूवमेंट्स थी। लेकिन एक बात साफ है कि इन मूवमेंट्स की वजह से हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया गया है। होता ये है कि ये मूवमेंट्स उस समय पे एक्टिव होती हैं जब जो मेन स्ट्रीम मूवमेंट्स थी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। यानी कि जैसे 1905 के आसपास स्वदेशी मूवमेंट हो गई, उसके बाद का जो पीरियड था वो बिल्कुल खाली दिखेगा आपको। तो उस समय पे इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती रहती थी। इसके अलावा जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई, फिर और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में भी गैप दिखेगा, तो वहाँ पर भी रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट मूवमेंट्स आपको होती हुई दिखेंगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये मूवमेंट्स ने जो गैप एग्जिस्ट करता था उस गैप को फिल करने का काम किया। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो रेवोल्यूशनरी और मिलिटेंट मूवमेंट्स थी, दे वर स्टेपिंग इन जब मेन स्ट्रीम मूवमेंट्स एक्टिव ज़्यादा नहीं होती थी, तब इस तरीके की मूवमेंट ज़्यादा देखी जाती थी। तो उस समय के जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, हीरोइज्म जैसे एक्ट्स वो किया करते थे, और जो यंग लोग थे उनको इंस्पायर किया करते थे कि आप अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए जो है सैक्रिफाइस जो है कीजिए। हालांकि इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी जो एक्टिविटीज़ होती थी उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, और इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते थे प्रॉपर फाइट करने के लिए। इनका बेस भी बहुत स्मॉल हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय पे जब चीज़ें ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, तो रेवोल्यूशनरीज ने समय समय पे यूथ को मोटिवेट किया अपने एक्शंस के थ्रू। जब हम बात करते हैं कि रेवोल्यूशनरीज थे, तो यहाँ पर मेन एंड वेमेन दोनों शामिल होंगी। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब मेन एंड वेमेन की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वेमेन में सच एज प्रीति लता वाडेदार, कल्पना दत्त, मैडम कामा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं, दोज हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। अब यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि एक तरीके से हम नोट्स भी पढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मैं आपको यहाँ पर जो कीवर्ड्स है वो हाईलाइट यहाँ पर कर रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आता है, सपोज कीजिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पे या मिलिटेंट मूवमेंट पे, तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में होने ही होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये जो क्रांतिकारी थे, इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, उस समय पे यूथ को, और ये खुद इंस्पायर्ड थे बहुत सारे दूसरे
सोर्सेस से। एग्जाम्पल के तौर पे बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ करके एक किताब थी, इससे बहुत इंस्पायर्ड थे। सच्चिदानंद ओके, इट्स नॉट सच्चिदानंद, इट्स सचिंद्रनाथ सान्याल, इनकी किताब है बंदी जीवन। इसके अलावा भगवती चरण वोहरा की किताब है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। अच्छा, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाम हैं जो फिर भी याद रखिए आप, क्योंकि समटाइम्स आप इसको मेंशन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आयरिश नेशनलिस्ट या रशिया में जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी, रशियन रेवोल्यूशनरीज थे, उनसे भी काफ़ी इंस्पिरेशन जो है इनको आता था। लेकिन जब इनको कहा जाता है कि ये तो मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट हैं, तो एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है कि हमें इन दोनों के बीच में, ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनके बीच में डिफरेंशिएशन करना होगा। यानी कि हम रेवोल्यूशनरीज को, जो क्रांतिकारी हैं, टेररिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि टेररिस्ट क्या करते हैं कि जो आम जनता होती है उनको भी मारने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट जो है सिविलियंस को मारते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली। उनके लिए एक सिविलियन और जो भी उनका टारगेट होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जो रेवोल्यूशनरीज थे वो सिर्फ जो ऑपरेसर्स थे, जो उनके ऊपर ऑपरेशन किया करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, सिर्फ उनको टारगेट करते थे। और यही जो डिस्टिंक्शन है, ये जो अलग पॉइंट है, यही इनको बहुत एक अलग कैटेगरी में डाल देता है। ठीक है, तो समटाइम्स इस तरीके का स्टेटमेंट अगर आपको पूछा जाए कि जो रेवोल्यूशनरीज थे अकॉर्डिंग टू अ ब्रिटिश एक फॉरेन आप कहेंगे, हिस्टोरियन की बात कहेंगे यहाँ पर, तो नॉट फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। एक्चुअली पेपर 2 सेक्शन बी की इतनी आदत पड़ गई है हम लोगों को कि ऑटोमेटिकली फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट जो है कुछ समय तक निकलेगा। खैर, तो यहाँ पर जो है इनकी जब कमेंट्री आती है तो ये यही कहते हैं कि ये तो मिलिटेंट्स थे। लेकिन आप कहेंगे देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट्स। जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं वो सिर्फ ऑपरेसर्स को टारगेट करते हैं, जो गलत करता है सिर्फ उसको टारगेट करते हैं, यानी कि ईविल डूअर को टारगेट करते हैं। वो सिविलियंस यानी कि आम जनता को टारगेट नहीं करते हैं। और यही जो डिस्टिंक्शन है जो इनको अलग बनाती है, इससे हमें समझ में आता है कि जिस तरीके के एक्ट्स रेवोल्यूशनरीज किया करते थे, जिस तरीके के एक्शंस लिया करते थे, उनके पीछे का मोटिवेशन क्या था। इसीलिए ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि रेवोल्यूशनरी हीरोइज्म यहाँ पर देखने को मिलता है उस समय पे। तो शुरुआत में इसकी आप कह सकते हो ओरिजिन इसका होता है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के साथ में, क्योंकि इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था, प्रेयर, पिटिशन, परसुएशन, सिर्फ ये फॉलो किया जाता था। लेकिन पहली बार स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के साथ में एक नया स्टेप उठाया जाता है, एक नया कदम उठाया जाता है। ज़्यादा एक्टिविज्म यहाँ पर देखने को मिलेगा जो 1917 तक कायम रहेगा। फिर आता है सेकेंड फेज विच वॉज ट्रिगर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो इन दोनों फेजेस के अंडर में आप देखेंगे कि जितने भी यंग नेशनलिस्ट होंगे दे विल एडवोकेट कि हम जिस तरीके से यूरोप में या रशिया में रेवोल्यूशनरी मेथड्स फॉलो हो रहे हैं, लोग वहाँ पर जैसे क्रांति लाने की बात करते हैं, हम भी वैसा ही कुछ करेंगे अगर हमें ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म को काउंटर करना है, आज़ादी अगर हमें चाहिए। और यही कारण है कि इनका ये मानना था कि जितने भी मॉडरेट्स हैं वो तो ब्रिटिशर्स को लेकर के बहुत ही लॉयल हैं, वो उनके खिलाफ कुछ करेंगे नहीं, उनके लिए तो फॉरेन रूल इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यही कारण है कि ये क्रिटिसाइज किया करते थे अर्ली नेशनलिस्ट को। लेकिन उस समय पे जब ओपन मूवमेंट डिक्लाइन हो गई, उसके बाद इन लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो गया था कि व्हाट शुड वी डू, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के साथ में ये स्टार्ट तो हुए, लेकिन अल्टीमेटली इस तरीके की जो मूवमेंट्स होती हैं एक उनकी टाइमलाइन होती है, उसके बाद जो है वो फेड होना स्टार्ट कर जाती है। तो
ये चाहते थे कि इनकी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूड रहें, तो बैकग्राउंड में इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के एक्शंस जो हैं इनके द्वारा लिए गए। अब कारण क्या है, क्यों इस तरीके का नेशनलिज्म देखा गया, जिसको हम मिलिटेंट या रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कारण था कि जो मॉडरेट्स थे वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ऐसे ग्रुप ऑफ लीडर्स सामने आए जो कि ज़्यादा असर्टिव थे, जो कि एक्सट्रीम सोच रखते थे। तो एक जगह मॉडरेट्स हैं और दूसरी जगह एक्सट्रीमिस्ट हैं। इसके अलावा मॉडरेट्स तो खैर सक्सेसफुल नहीं थे, बट एक और रीज़न था, यूथफुल डिटर्मिनेशन। यूजुअली होता क्या है ना, जो यंगर एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि आप ये भी देखेंगे कि कोई अगर मूवमेंट चल रही है या फॉर एग्जांपल जब भी चेंज लाने की बात होती है, जो ये यंग जनरेशन होती है उनमें पेशेंस बहुत कम होता है और इसीलिए इजीली फ्रस्ट्रेट बहुत हो जाते हैं और अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको आप एक पॉजिटिव नोट पे भी देख सकते हो और इसको थोड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस के तौर पे अगर देखा जाए तो नेगेटिव पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। तो जब हम यूथफुल डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस समय पे जो यंगर एलिमेंट्स थे, जो यंग जनरेशन थी उस समय की, वो रेडी नहीं थे कि नेशनलिस्ट जो मूवमेंट है अगर वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। और इसीलिए इस तरीके के जो है एक्शंस यहाँ पर इनके द्वारा लिए जाते रहे। इसके अलावा एक और रीज़न यहाँ पर आता है फेलियर ऑफ लीडरशिप का, क्योंकि जो लीडरशिप वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी वो इनकी एनर्जी को, जो यूथ में अग्रेशन या एनर्जी होती है उसको प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पा रहे थे, उसको प्रॉपरली जो है हार्नेस नहीं कर पा रहे थे। ये भी एक कारण है कि वाई दे रिजॉर्टेड टू मिलिटेंट नेशनलिज्म। इसके अलावा एक कारण आता है गवर्नमेंट रिप्रेशन। अब आपको इतना डिटेल में जाके याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको मैं ये कहूँगी कि जस्ट रिमेंबर यूथफुल डिटर्मिनेशन, फेलियर ऑफ मॉडरेट्स, फेलियर ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नमेंट रिप्रेशन। उस समय पे जो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसने इतना दबा दिया था लोगों को कि पीसफुल तरीके से कोई चारा ही नहीं बचा था कि प्रोटेस्ट कर पाए। और यही कारण है कि फिर जो यंग जनरेशन थी वो ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढने लगी अपने पेट्रियाटिक एनर्जीज को एक्सप्रेस करने का। तो ये 3 से 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। तो अगर आप अपना कहीं पर भी नोट्स बनाते हैं तो ऐसे रीजंस लिखिए और उसमें ये 4 पॉइंट्स आप ऐड कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये जो टॉप का पैराग्राफ अभी चल रहा है ना यहाँ तक, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी में हमारा इस टॉपिक का सारा एनालिसिस है। तो सपोज कीजिए अगर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो उसके हिसाब से ये डेटा पूरा प्रिपेयर करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आई थिंक दिस वॉज नथिंग बट द रिपीट ऑफ वॉट आई हैव मैंशनड अबव। खैर कोई बात नहीं, इसको आगे देखते हैं। मिलिटेंट नेशनलिस्ट या रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, जिस भी नाम से आप इनको बुलाना चाहें, बट इनकी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज थी। स्ट्रैटेजीज ये थी कि ये ऐसे स्ट्राइक करते थे कि जो रूलर्स थे उनके दिलों में ये दहशत, जो फियर होता है, वो उनके दिल में, उनके दिमाग में डालना चाहते थे। ये इनका एम था, ऑब्जेक्टिव था कि सामने वाले के दिल में दहशत हो जाए। दूसरा, इनकी स्ट्रैटेजीज बेसिकली ये चाहते थे कि इनके थ्रू आने वाली जो और जनरेशन है उनके अंदर भी जो देशभक्ति की भावना है वो जागे जनरल पॉपुलेशन में। इनकी ऐसी स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली इसलिए हुआ करती थी क्योंकि ये दिखाना चाहते थे कि वी कैन चैलेंज द अथॉरिटी, क्योंकि लोगों के अंदर हमेशा से ये डर है कि आप अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते हो, तो वो डर को दूर करना चाहते थे। एंड साथ ही साथ इनका प्रोपोगेंडा था और इसीलिए इस तरीके के ट्रायल्स, इस तरीके की एक्टिविटीज़ ये करते रहते थे कि अगर पकड़े गए तो
ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, इनका अगर ट्रायल होगा, केस चलेगा या इनको पनिशमेंट दी जाएगी जो भी, तो ये इनका पूरा प्रोपेगेंडा होता था कि ताकि लोगों को उस चीज़ से इंस्पायर कर सकें कि हम रेडी हैं टू फेस एनी पनिशमेंट। ठीक है, और यही कारण है कि ये इनकी स्ट्रैटेजीज हुआ करती थी। तो स्ट्रैटेजीज जो हैं, आपको बस ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। मुझे लगता है कि बाकी सब चीज़ें तो आप आसानी से अपने आप ही लिख पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन हर चीज़ याद रखनी होती है, सिर्फ कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, वो याद रखने हैं। अब जैसे ये वाला पार्ट है, दिस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ये वाला पार्ट आपका पूरा फैक्चुअल पार्ट है। फैक्चुअल का मतलब है कि थोड़ा बहुत एग्जाम्पल अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, बट मेनली ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ से सिर्फ एक दो एग्जाम्पल्स आप प्रिपेयर कर लीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। जैसे पहले फेज में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई 1920 तक, बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में आप देखेंगे उस समय पे ये एक्टिविटीज़ हुई। जैसे कि बंगाल में 1902 में जो पहला रेवोल्यूशनरी ग्रुप इमर्ज हुआ था मिदनापुर एंड कलकत्ता में, वो था अनुशीलन समिति। वीडी सावरकर ने उस समय पे अभिनव भारत 1904 में इस्टेब्लिश किया एंड उसी समय पे युगांतर भी इमर्ज हुआ। इसके अलावा 1908 में द डका ढाका आज के समय पे इसको कहा जाता है, अनुशीलन, दिस वॉज ऑल्सो देयर। और उस समय पे एक डकैती यहाँ पर की गई थी, बिकॉज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं, सो दे वर चैलेंजिंग द अथॉरिटी, द पावर बेसिकली ऑफ ब्रिटिशर्स। ऐसे ही महाराष्ट्र में आप देखेंगे वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है, यहाँ पर पीजेंट फोर्स बनाई गई। इसके अलावा सावरकर ब्रदर्स थे, दे ऑर्गेनाइज मित्र मेला जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी। पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, ये सारे थे, लालचंद, ये भी इस तरीके की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ किया करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिकली हो रहा था, अब्रॉड भी आपको देखने को मिलेगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा हो गए, मदन लाल डींगरा के बारे में आपने सुना होगा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय एंड द गदर, ये तो बहुत ही फेमस है, लाला हरदयाल, ऑल दीज रेवोल्यूशनरीज वर देयर अब्रॉड। फिर सेकेंड फेज आता है 1920s के बाद का फेज। अब यहाँ पर आपको ज़्यादातर सोशलिस्ट आइडियाज़ इंडिया में एमर्ज होते हुए दिखेंगे। उसका कारण है कि सोवियत रेवोल्यूशन से 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उससे बहुत इंस्पायर्ड थे। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से चेंजेस भी काफ़ी आए थे, वर्किंग क्लास मूवमेंट्स बहुत बढ़ गई थी, ट्रेड यूनियनिज्म, ये सब बहुत आ गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको भारत में भी दिखेंगी, इस तरीके के कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट ग्रुप्स दिखेंगे। तो भारत में लेफ्ट विंग भी बना था कांग्रेस में। आपको याद होगा हमने इस बारे में बात की थी कि M.N. रॉय जो हैं वो कम्युनिज्म और लेफ्ट विंग से बिलोंग करते हैं। तो पहले कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे, बाद में खुद ही कांग्रेस ज्वाइन किया ताकि उसमें जो है एक सॉर्ट ऑफ फैक्शनलिज्म कर पाए। ठीक है, इस तरीके के डेवलपमेंट्स होंगे। सो यहाँ पर आपको फिर दिखेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ 1924 में की गई। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप भगत सिंह, यू नो सूर्या सेन, ये सारे नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये तो हो गई आपके एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, आई से कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स, एक से दो, जैसे भगवत सिंह हो गए, लाला हरदयाल आपका अब्रॉड हो गया, ये एक दो एग्जाम्पल्स याद रखिए। सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मुझे लगता है सारे ऑलमोस्ट याद ही होंगे, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं कि इस तरीके की जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर रखी गई थी, मतलब उस समय पे कंडक्ट की गई थी, उसकी कमियां क्या थी, उसकी वीकनेसेस क्या थी, उसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो सबसे पहले तो लिमिटेशन जो हमें देखने को मिलती है कि एक्चुअली में सबसे बड़ी कमी यही थी कि जिस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही थी, मास एंगेजमेंट नहीं था। यानी कि हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था
कि गांधी जी के आने के बाद मास मूवमेंट्स देखी गई। और गांधी जी ये चीज़ समझते थे कि लोगों की जो एनर्जी होती है ना, समय के साथ साथ डाउन चली जाती है, और इसीलिए गांधी जी एंड कर देते थे एट सम अ पर्टिकुलर टाइम। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी यही हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी यही हुआ। तो क्योंकि मासेस की साइकोलॉजी आप समझ रहे हो, मासेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उनको आसानी से एंगेज भी कर पाएंगे बिकॉज यू हैव दैट इन योर माइंड। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मिलिटेंट मूवमेंट्स, ये जो फेज था, ये मासेस को अपनी तरफ ज़्यादा एंगेज नहीं कर पा रहे थे। वाई? बिकॉज अगर मॉडरेट्स की बात करें, अर्ली नेशनलिस्ट की बात करें, तो वो जिस तरीके की बातें करते थे उसमें पूरे समाज और आर्थिक जो व्यवस्था होती थी उससे रिलेटेड और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव उनका होता था, जबकि रेवोल्यूशनरीज का ऐसा नहीं था। रेवोल्यूशनरीज के कोई कॉम्प्रिहेंसिव एम्स नहीं थे, मतलब जो गोल था वो बहुत ही शॉर्ट टर्म का गोल होता था, लॉन्ग टर्म का गोल ऐसा था नहीं। और ऐसा भी गोल नहीं था कि मासेस के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि उस तरीके से प्रमोट किया जा रहा हो। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके का रोल इन्होंने प्ले किया है, इतिहास में इनको एक्नॉलेज किया जाता है। अब स्पेसिफिकली आप यही बोलोगे कि ठीक है, लिमिटेशन थी, लेकिन जब भी जो मेन मूवमेंट्स होती थी वो गायब हो जाती थी, पैसिव हो जाती थी, उस समय पे इस तरीके की एक्टिविटीज़, जो रिमार्केबल हीरोइज्म इनकी तरफ से देखने को मिलता था, जो यूथ को इंस्पायर करते थे कि आप अपने मदरलैंड के लिए सैक्रिफाइस करो, ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट था। तो इसीलिए जो है डेफिनेटली चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े, लेकिन डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस इनके जो एक्ट्स ऑफ करेज थे उससे काफ़ी लोग इंस्पायर हुए। ऐसे कह के आप इसको एंड कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन जैसे 2020 में पूछा गया था कि द ट्रेस द रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनल मूवमेंट्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो सबसे पहले तो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर हुई हैं, किस समय पे, फेजेस, थोड़े नाम आपने बता दिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आपको सिग्निफिकेंस बताना है इसका कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पे इनका क्या रोल रहा है। तो आप बात करेंगे यूथ पार्टिसिपेशन की, नेशनलिज्म में इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया, स्मॉल सीक्रेट ग्रुप्स हुआ करते थे जिसकी वजह से देशभक्ति की भावना नर्चर की गई, एक सेंस ऑफ प्राइड जो है वो अवेकन की गई लोगों में। इसके अलावा जो है दे वर ऑल्सो एक्टिंग एज अ पोलिटिकल फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। रैडिकल नेशनल स्ट्रगल हमें देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो आप देखेंगे उनकी अप्रोच बहुत ही सॉफ्ट रहा करती थी, लेकिन रैडिकल मतलब एकदम प्रेशर क्रिएट करना होगा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। अर्ली नेशनलिस्ट क्या किया करते थे बेसिकली कि नेगोशिएशन चलती रहती थी बहुत लंबी लंबी, एंड दे वर डिससेटिस्फाइड विद दैट। तो ये एक नई टेक्निक थी प्रेशर क्रिएट करने की जो रेवोल्यूशनरी और मिलिटेंट मूवमेंट्स के थ्रू आई। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे जाकर के आप देखेंगे कि इनका क्योंकि सीक्रेट कनेक्शन था कांग्रेस के साथ में, तो दे स्ट्रेंथन दिस क्लेम दैट ऑब्वियसली आप ये कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स यही कहा करते थे कि इनकी तरफ से तो हमेशा रिप्रेसिव मेथड्स ही फॉलो हुआ करते थे। तो वन पार्ट ऑफ द मूवमेंट वाज ऑल्सो रिप्रेसिव इन दोज टर्म्स, कि थोड़ा अग्रेशन भी दिखाना ज़रूरी था। बाकी नेशनल यूनिटी, विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी विमेन ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जो है देयर वर अदर थिंग्स, अदर डेवलपमेंट्स जो यहाँ पर देखी गई, जो यहाँ पर जो है कंडक्ट की गई। सो अल्टीमेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाद में जाकर के एक्नॉलेज किया अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज पीपल, एंड दैट्स वाई दे बेसिकली टोल्ड कि हाँ, इन मूवमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं यूनिटी देखी गई है। दे रिस्पेक्टेड एट द सेम टाइम जो भी रीजनल या एथनिक, जो भी लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे। सो दिस इज अबाउट द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीसेंट मूवमेंट पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए थोड़ा ही छोटा ही रखेंगे सेशन को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।